अस्सलाम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। वो टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंपरेचर। इंटरप्रिटेशन वजाहत करनी है, रिलेशन बताएंगे कि टेंपरेचर और काइनेटिक एनर्जी, टेंपरेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। टेंपरेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज को समझने के लिए हम इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं। इन दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं, फिर इसके कंक्लूजन रिजल्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी होती क्यों है? काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू इट्स मोशन। मॉलिक्यूल की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल की मोशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? एवरेज ट्रांसलेशनल मोशन, मॉलिक्यूल की मोशन के ट्रांसलेशनल मोशन के बराबर होगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक्स इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर के बराबर होगी। तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी कौन सी होगी? एवरेज ट्रांसलेशनल मोशन है मॉलिक्यूल की, इस मोशन की एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ mc स्क्वायर बार। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फिर हम बात करते हैं काइनेटिक इक्वेशन की। काइनेटिक इक्वेशन क्या पढ़ी हमने? Cv = 1/3 mc स्क्वायर बार के बराबर होता है। अगर इस काइनेटिक इक्वेशन की कोई कंडीशन लगाए, इस काइनेटिक इक्वेशन के राइट साइड के ऊपर, राइट साइड को 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2/2 से, तो क्या हो जाएगा? Pv राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, बाकी क्या लिखा हुआ है 1/3 mc स्क्वायर बार के बराबर है। तो अगर इस इक्वेशन में रीअरेंज कर दूं, इस 3 को बाहर ले जाऊं और 2 को अंदर कर दूं, तो क्या बनेगा? हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2/3 एंड बाहर कर देते हैं और बाकी हो जाएगा हाफ mc स्क्वायर बार। इक्वेशन को मैंने जस्ट रीअरेंज किया है, 2 को इनसाइड, 1 को ब्रैकेट में अंदर ले आएंगे, 3 को बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये मतलब लिखा हुआ है कि हाफ mc स्क्वायर बार, हाफ mc स्क्वायर बार किसके बराबर होता है? हाफ mc स्क्वायर बार होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूं, पुटिंग वैल्यू तो क्या बन जाएगा? Pv = 2/3 h, जबकि इस सारे फैक्टर, ये सारा फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर एक कंडीशन लें कि यहां पर जो हमारे पास गैस है, वो गैस है 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। तो m किसके बराबर हो जाएगा? Na के बराबर आ जाएगा। तो इस यहां पर n की जगह हम क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे, एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। अब यहां पर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है। जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, ये हम 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन 1 मोल की क्या बनेगी? वैसे जनरल गैस इक्वेशन होती है P = nRT, लेकिन यहां पर n हमारा मोल कितने हैं? 1, तो n लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो बन जाएगा P = RT। इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को आपस में कंपेयर करें तो दोनों किसके बराबर है? Pv से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2/3 Na काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसके बराबर है RT के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखें, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा? इन तमाम फैक्टर्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा एनर्जी ऑफ काइनेटिक इज इक्वल टू 2/3 था, इसका मतलब है 3/2 हो जाएगा। अब एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड हो जाएगा, जबकि बन जाएगा हमारे पास R/T बन जाएगा। इक्वेशन को मैंने एनर्जी ऑफ काइनेटिक्स से इक्वल कर दिया। इस पूरे फैक्टर के अंदर अगर हमारे पास 2 and 3 कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट होगा, इन तमाम की वैल्यूज कांस्टेंट है,
एनर्जी वो टेंपरेचर के बन जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल की मोशन, ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो भी बढ़ती जाएगी। सेम इसी तरह अगर टेंपरेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो उसकी मोशन भी कम हो जाएगी। तो इसके बेस पर हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कंक्लूजन्स। वो रिजल्ट्स क्या होंगे? पहला रिजल्ट से यही होगा कि टेंपरेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। के जो टेंपरेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। T is equal to एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जो हमने पढ़ा, जितना टेंपरेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, उतनी मोशन ज्यादा। नंबर 2, इसका दूसरा रिजल्ट, जब दो बॉडीज जब हीट ट्रांसफर होती है वाटर टू कोल्डर बॉडी, वो फिनोमेना भी हम इसी की बेस पर काइनेटिक एनर्जी की बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाते हैं, एक वाटर गर्म होता है, एक कोल्ड ठंडा होता है, तो जो हीट फ्लो करती है वो भी हम इसके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। उसमें वहां पर होता क्या है, एक हमारे पास होता है वाटर ऑब्जेक्ट। वाटर ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होगी? वाटर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ये होगी कि उसका टेंपरेचर ज्यादा होगा। जब टेंपरेचर ज्यादा होगा तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर उसके मॉलिक्यूल की मोशन भी ज्यादा होगी। हाई इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी, मोशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्ट कोल्ड। कोल्ड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोल्ड ऑब्जेक्ट टेंपरेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और उसकी मोशन भी लो होगी, स्लो हो जाएगी। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाते हैं, रेड कलर शो करते हैं यहाँ पर हमारे पास हॉट ऑब्जेक्ट, और जबकि ग्रीन कलर यहाँ पर शो करते हैं कोल्ड ऑब्जेक्ट। जब दोनों मिलाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, हीट फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है वाटर टू कोल्डर बॉडी। यहाँ पर जो हॉट मॉलिक्यूल होंगे, हॉट मॉलिक्यूल वो जाकर कोल्ड मॉलिक्यूल से टकराएंगे। जब हॉट मॉलिक्यूल कोल्ड मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो ये ट्रांसफर करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी। हॉट ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट को देते जाएंगे। ये फिनोमेना तब तक चलता रहेगा जब तक इन सब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर ना हो जाए। ये तो मैंने बाकी काइनेटिक एनर्जी बोला, मैं इसी जगह टेंपरेचर को बोल सकता हूं। मतलब कि हॉट ऑब्जेक्ट टेंपरेचर दे जाएंगे कोल्ड ऑब्जेक्ट को। ये फिनोमेना तब तक चलेगा जब तक सारे का सारा टेंपरेचर सेम हो जाए। तो इसी तरह कहते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी, हीट कहां से मूव करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन जब ये आपस में टकराएंगे, अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे हॉट और कोल्ड। ड्यूरिंग फ्यूजन मॉलिक्यूल ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी टू कोल्ड मॉलिक्यूल। एक्चुअली होता क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, जिससे एंड अंटिल एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल। ये फिनोमेना तब तक होगा जब सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी बराबर ना हो जाए, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की सब बराबर ना हो जाए। फिनोमेना करता रहेगा। लास्ट प्रॉपर्टी, जो नंबर 3 प्रॉपर्टी इसकी, तीसरा हमारा जो रिजल्ट हासिल होता है वो ये है कि अगर टेंपरेचर 0 हो जाए, 0 मतलब अगर टेंपरेचर वो 0 केल्विन, अगर टेंपरेचर 0 केल्विन कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। अगर किसी गैस का टेंपरेचर 0 केल्विन कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की जो मोशन है, तो मॉलिक्यूल का जो मूव करना है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। गैस का मॉलिक्यूल या टेंपरेचर 0 केल्विन करना पॉसिबल नहीं है। कोई मॉलिक्यूल 0 यानी कि उसकी जो मोशन है वो स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि 0 केल्विन टेंपरेचर अटेन करना ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर लेट्स सपोज कि
टेम्परेचर जीरो कर दे, जीरो केल्विन कर दे, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो सकती है इस रिलेशन की बेस पर। लेकिन एक्चुअली ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो केल्विन टेम्परेचर अटेन करना गैस स्टेट के अंदर पॉसिबल नहीं है। जब जीरो केल्विन टेम्परेचर करेंगे, इतना कम टेम्परेचर होगा तो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अपने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन, इसकी कैलकुलेशन देखें और इसके रिजल्ट्स आपको याद है। इसका मेन पॉइंट हीट ट्रांसफर फिनोमेना होगा।